नमस् नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहले पार्ट में जान काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई और जो है एल्गी। लेकिन हमने इसमें जो है वायरस को कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया हमने वायरस को कंसीडर? क्योंकि वायरस जो है किसी बॉडी के अंदर जाएगा या उसे होस्ट सेल मिल जाएगा, तभी जाके जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, वरना वो इनएक्टिव बिहेव करता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। इसलिए जो है वायरस को एक अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं जब माना जाता। माइक्रोब्स मानते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में अलग से रखा गया है, उसमें नहीं रखा गया जो हमने पहली सीरीज़ पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत अच्छी भी होते हैं। जैसे कि मैंने बोला था अल्कोहल बनाने के लिए हम जो है शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं यीस्ट की मदद से। फिर मैंने ये भी बोला था कि लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया का काम होता है कि दूध को वो दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे कि एक और बताया था मैंने कि राइजोजियम बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। फिर मैंने एक और पॉइंट बोला था आपको कि एंटीबायोटिक में बैक्टीरिया और वायरस मिलकर जो है बैक्टीरिया और वायरस मिलकर जो है आपके जो है मिलकर जो है एंटीबॉडीज़, वो एंटीबायोटिक का इन सबको मिला के जो है एंटीबायोटिक बनते हैं। और एंटीबायोटिक जो है अगर आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो एंटीबायोटिक लेके आपका रिकवर हो जाते हैं। जो है आपकी बॉडी में अटैक करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप मार सकते हैं। तो उसके लिए भी हम किन का प्रयोग कर रहे हैं? एंटीबायोटिक को बनाने के लिए भी हम बैक्टीरिया और फंगाई का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बात तो हुई थी यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर अस। बहुत सारे और भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूज़फुल है। चलिए आज बात करते हैं, टाइप करता हूँ आखिर एंटीबायोटिक में और क्या क्या आप चलो। अब है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में कॉमनली जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो इन एंटीबायोटिक का हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी याद रखिएगा बिना क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के इन जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ मत करिए। क्योंकि आपको आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो इनको जो है अगर आपने गलत एंटीबायोटिक ले ली तो उससे जो है आपकी बॉडी के अंदर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दूसरे बैक्टीरिया हैं, वो भी मर जाएंगे, ठीक है। और जिसको मारना था तो मरा ही नहीं, ठीक है। तो वही है प्रॉब्लम कि फालतू में जो है बिना डॉक्टर की एडवाइस के जो है उनको जो है एंटीबायोटिक्स को नहीं लेनी चाहिए। एक और प्रॉब्लम हमने देखी है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। मान लो आपने जो है कोई गलत जो है एंटीबायोटिक ले ली, तो उस बैक्टीरिया को जिन उसने यूज़फुल तो मार लिया, जिनको मारना चाहिए था उनको मार नहीं पाया, लेकिन उसने जो है उससे जो है लगातार जो एक्स्ट्रा तुमने एंटीबायोटिक ले ली या ज़्यादा एंटीबायोटिक ले ली, तो उससे क्या है उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, बैक्टीरियाज के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है रेजिस्टेंस आता है उस दवाई से लड़ने के लिए। उसके बाद तुम कितनी भी दवाई खा लो, उसके बाद तुम्हारी बॉडी जो है उन पर जो है कोई प्रभाव डालने वाली नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ है कि कोल्ड एंड फ्लू में जो है एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोल्ड और फ्लू हो रखा है और आपने एंटीबायोटिक ले ली तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, उसके बाद आपकी बॉडी पे वो कोई असर डालेगी नहीं, उल्टा जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको ले उल्टा मार लेगी, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में ठीक काम करती है। अगला पॉइंट है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जब हमारी बॉडीज़ में कोई माइक्रोब्स जो है एंटर करते हैं तो बॉडी भी कुछ प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो जब कोई माइक्रोब्स आएगा उसको मारने के लिए जो बॉडी प्रोड्यूस करेगी उनको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज़, ठीक है। और इन एंटीबॉडीज़ का प्रयोग जो है हम
इन एंटीबॉडीज़ को बनाने का प्रयोग जो है हम वैक्सीन से करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारी बॉडीज़ के अंदर अपने आप ही इन एंटीबॉडीज़ बन जाती है, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है आपकी बॉडी को बिना हार्म किए हुए आपकी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लिए जाते हैं। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, एक बार और समझिए। एडवर्ड जेनर ने जो है पहली वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के 1798 में, और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन की, ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से रिलेटेड है, और एडवर्ड जेनर जो है वैक्सीन बनाई थी, तो वैक्सीन का टॉपिक ये है, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ वैक्सीन में क्या किया जाता है। वैक्सीन में क्या किया जाता है कि डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है आपकी हेल्दी बॉडी में डाला जाता है। मान लो आपका हेल्दी शरीर है, फिर भी जो है आपकी बॉडी के अंदर या तो वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है, कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जा रहा है, या मरा हुआ। अब अगर मरा हुआ वीकेंड डालेंगे या फिर कमजोर डालेंगे तो आपकी बॉडी पे ज़्यादा कुछ असर नहीं करेगा, लेकिन इसी की जगह गलती से तगड़ा हो गया तो वो आपको मार भी सकता है, ठीक है। और तो इसलिए जो है आपको आपकी बॉडी में डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है, जिसको काउंटर पार्ट करने के लिए जो है हमारी बॉडी जो है सूटेबल एंटीबॉडीज रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज बन जाते हैं। आप सिंपल से ऐसा एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए इंडिया में जो है आतंकवादी आ गए, ठीक है। तो कोई बाहर से कोई माइक्रोब्स आ गए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, या ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में वो आतंकवादी हो गए, ठीक है। अब इन आतंकवादियों को मारने के लिए भारत की फौज क्या करेगी, या हमारे देश की फौज क्या करेगी, जो है अपनी जो है स्पेशल फोर्स भेजेगी इनको मारने के लिए, ट्रेंड करके जो है इनको मारने के लिए स्पेशल फौज भेजेगी। अब हमारी जब स्पेशल फौज आएगी, उन्हीं को ही हम बोलते हैं क्या, एंटीबॉडीज, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर वही काम करते हैं एंटीबॉडीज। स्पेशल फोर्स है जो कि किसके लिए रिलीज हो रखी है, इन माइक्रोब्स को मारने के लिए हो रखी है, जो कि हमने पहले जो है डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेजा था। अब ये तो क्या था, ये तो कमजोर थे, लेकिन इनके लिए ये ट्रेंड हो गए, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है। तो उन वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडीज तो डेवलप हो गई। अब गलती से इन फ्यूचर आपके अंदर जो है कोई तगड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आता है, तो उनसे लड़ने के लिए भी अब ये एंटीबॉडीज जो है सक्षम है, ठीक है। तो ये बात है। तो इस तरीके से वैक्सीन का जो है निर्माण किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, वैक्सीन कभी भी एक दिन में नहीं बनती है। इसको बनाने के लिए लगभग 10 से ज़्यादा साल लगते हैं, 10-15 साल लग जाते हैं। और एक वैक्सीन के अंदर जो है 3 ट्रायल करने होते हैं। पहले वो जो है जानवरों पे ट्रायल किया जाता है, माइस, मंकी, गधे, इन पे किया जाता है। उसके बाद जो है दूसरा ट्रायल जो है किन पे होता है, दूसरा ट्रायल होता है मानवों पे होता है, वो भी कम अमाउंट में। जैसे कि आपने 50-100 मानव ले लिए, उनके अंदर जो है टेस्ट कर लिया या ट्रायल कर लिया। उसके बाद जो है इतने पे भी नहीं रुकता काम, उसके बाद हज़ारों ट्रायल भी करने होते हैं और अलग अलग जगह से सैंपल देने होते हैं। तो उसके बाद थर्ड ट्रायल होता है, थर्ड ट्रायल के बाद अप्रूव मिलता है, तब जाके जो है वैक्सीन को जो है अप्रूव मिलने के बाद जो है लोगों पर लगाया जाता है। ऐसे ही बिना उसके जो है वैक्सीन नहीं लगाई जाती। मेनली जो है हम कौन कौन से जगह में वैक्सीन का यूज़ करते हैं, कॉलेरा, खसरा का टीका लगता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का टीका लगता है, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, तो इन सब का जो है क्या लगता है, टीका लगता है। अच्छा, अभी तक हमने पढ़े ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे लिए अच्छे थे। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बुरे होंगे, उन पर बात करते हैं। पहला है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते क्या हैं, उनको हम हमेशा पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है कि ये अच्छा वाला है या बुरा वाला है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ पैथोजन है तो वो फिर बुरा वाला है, ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। अगला पॉइंट है कि जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बोल दिया वायरस है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है लगातार, जो है मैंने बताया था कि वो अगर हमारे डीएनए में घुस गया, कॉपीज करना चालू कर लिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही बॉडी में हो गए, उसके बाद वो जो है दूसरी बॉडी में फैलते हैं, या तो पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, किसी माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो इस जो है हम करियर की जो बात कर रहे हैं ना, पहले तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं जो डिजीजेस, उनको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब एक की बॉडी पहले संक्रमित थी, अब दूसरी की बॉडी भी हो गई, तो उस डिजीज को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में करियर्स काम करते हैं कि कौन से करियर के थ्रू जो है एक बॉडी शरीर से दूसरी बॉडी शरीर पर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए।
तो करियर तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मलेरिया में जो है एनोफिलिस मॉस्किटो जो है एक जरिया होता है जिसके कारण जो है मलेरिया फैलता है। मतलब मलेरिया एक को रखा है, उसको जो है एनोफिलिस बैक्टीरिया माइक्रो मॉस्किटो ने काटा, उसने काटा और उसके बाद दूसरे को भी काट दिया, तो उसके बाद उस बेचारा भी दूसरा भी संक्रमित हो जाएगा। अगला है डेंगू। डेंगू में क्या है, फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है संक्रमण करने का काम करती है। ठीक है, तो करियर का काम इसमें करेगी फीमेल एडीज मॉस्किटो और पहले वाले में करेगी एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, मलेरिया में एनोफिलिस मॉस्किटो, डेंगू में फीमेल एडीज मॉस्किटो। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि बैक्टीरिया से अगर आपके पास सवाल आता है कि 3 बीमारियां बताइए जो बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और कॉलेरा। वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल, हेपेटाइटिस बी। और प्रोटोजोआ के कारण जो मेन याद रखना है आपको, मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये इतने से आपके पास सवाल बन सकते हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको किस माइक्रोब से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। अगला टॉपिक है आपकी बुक का फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है, मान लीजिए आपने बासी खाना खा लिया जिसको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जिन पर अटैक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आपने बासी खाना खा लिया, अब वो बासी खाना जिसपे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको जो है आपने खाया, आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, उसके कारण वो आपकी तबीयत खराब कर देंगे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हम फूड प्रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि दूध की दही ना बने। ठीक है, तो इसके लिए आपने देखे होंगे पैक्ड वाले जो है दूध आते हैं, उसमें क्या होता है, अमूल का जैसे वो डब्बा वाला दूध आता है, उसको 6 महीने तक भी रख लो, उसके बाद भी आप उसे खोल के देखोगे तो वो दूध की दही नहीं बनी होती। तो क्या प्रोसेस होती है, वो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या किया जाता है, पेस्चराइजेशन। उसको अगर आप उस डब्बे को पढ़ोगे तो उसके नीचे लिखा जाता है पेस्चराइज्ड दूध, तो पेस्चराइज्ड मिल्क। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस तक पहले जो है दूध को हीट किया जाता है, उसके बाद 15 से 30 सेकंड तक जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक उसे हीट किया जाएगा। उसके बाद सडनली उसे कोल्ड करके जो है पैक कर दिया जाता है, एयर का कांटेक्ट मिलना चाहिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पेस्चराइजेशन, और जब जाके हमें यूज़ करना उसको खोल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये प्रिजर्वेशन हो गया ना। उसके बाद आप उसे 2 महीने 3 महीने बाद भी यूज़ करोगे तब भी आपको साफ सुथरा सही अच्छा खासा मिल्क मिलेगा, उसका दही नहीं बना होगा, उसमें लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया कुछ नहीं करने वाला है। अगला पॉइंट क्या है, जैसे आप केमिकल मेथड, अब पिकल्स होते हैं, पिकल्स में जो है हम जो है सॉल्ट और एसिड प्रेजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, जिसके कारण पिकल्स कभी सड़ते ही नहीं है। मान लो आपने जो है आम का अचार आज बनाया है, तो वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्योंकि उसमें हमने एसिड एंड सॉल्ट प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया है। दूसरा है प्रिजर्वेटिव और कॉमन सॉल्ट भी होता है। कॉमन सॉल्ट में क्या होता है, हम सॉल्ट के अंदर जो है आंवला को रख दें या रॉ मैंगोज को रख दें या मीट को रख दिया, फिशेस को रख दें, तो उसके बाद वो जो है उन पर माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता, जिससे कि वो साफ रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के थ्रू भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, जैसे कि जैम, जेलीज, स्क्वेसेस, इनका प्रिजर्वेशन शुगर की वजह से होता है। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एनसीईआरटी का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है उससे लिया है, उस पर मैं पूरा डिटेल एनालिसिस कर चुका हूँ। थोड़ा एक आध टॉपिक रह चुके हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल रह चुका है, तो उसको बच्चे अपने आप से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली जो आपके क्वेश्चन बनेंगे आपके फ्यूचर नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो यहीं से बनेंगे। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये वीडियो जो है सिर्फ 8th क्लास के साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, मैं तो समझता हूँ ये हम लोगों को अगर इंजीनियरिंग साइड, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं समझता हूँ हमें भी जो है कम से कम ये फर्स्ट ईयर के अंदर तो ये एक साइंस के टॉपिक में होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। हम बचपन में तो पढ़ते हैं लेकिन बड़े होने तक भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो याद रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आज के वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।